नमस्कार, आप देख रहे हैं NSE 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में आपका अपना दिव्य गौड़। अंशुदानी फाउंडेशन एक सकारात्मक परिकल्पना के रूप में बोया गया एक बीज था जो आज एक वट वृक्ष के रूप में अपनी जड़ें गहरी करने की दिशा में काम कर रहा है और धीरे धीरे ये विशाल वट वृक्ष के रूप में फैल भी रहा है और समाज को पोषित भी कर रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही फाउंडेशन के बारे में और जानेंगे इस फाउंडेशन को स्थापित करने के पीछे इनकी सोच क्या है, इनका लक्ष्य क्या है और ये समाज और देश को इसके माध्यम से देना क्या चाहते हैं। इनको लेकर इनका रोड मैप क्या है और विकास की इस विचारधारा के पीछे ये कहाँ तक सफल हुए हैं। तो आइए आज के इस खास बातचीत में हम स्वागत करेंगे सबसे पहले डॉक्टर DP शर्मा जी का, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डिजिटल डिप्लोमेट हैं और स्वच्छ भारत अभियान के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। साथ में सीताराम गुप्ता जी हैं जो गोमाया के डायरेक्टर हैं और डॉक्टर PM भारद्वाज जी भी हैं जो गोमाया के मुख्य सलाहकार भी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस बातचीत की और जानते हैं कि बेसिकली इस फाउंडेशन के पीछे की वजह क्या है, सोच क्या है, इनका चिंतन क्या है, इनका विचार क्या है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब DP शर्मा जी आपके पास में आना चाहता हूँ कि बेसिकली आप राजस्थान के एक छोटे से राज्य से निकल के आज आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ख्याति प्राप्त की है, जिसमें अगर हम बात करें कि स्वच्छ भारत अभियान जो कि नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही पसंदीदा एक अभियान है, या वो बहुत ही उन्होंने उसको बहुत अपने मन से चालू किया था कि भारत स्वच्छ हो, स्वस्थ हो तो देश की युवा पीढ़ी और देश का समाज और देश की जो जनता है वो स्वच्छ रहेगी। क्या कुछ सोच है इसके पीछे आपकी? नमस्कार, NSE न्यूज़ चैनल 9 के सभी दर्शकों को। एंड दिव्य गौड़ जी, जैसा कि आपने मुझसे सवाल पूछा, स्वच्छ भारत मिशन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित एक ऐसा कार्यक्रम था, है और आगे भी जाना जाएगा, जिसकी पहचान न केवल स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए या स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए संस्थापित हो रही है, बल्कि पर्यावरण के साथ साथ समाज के अंदर स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता का ब्लेंडेड मॉडल है उसको एक नए मुकाम तक ले जा रही है। आज़ादी के 75 साल तक किसी ने इसके बारे में न सोचा न समझा कि लज्जा क्या होती है, महिलाओं के लिए फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, किस तरह से बच्चियां, महिलाएं या बुजुर्ग ग्रामीण परिवेश, शहरी परिवेश और जो टाउन के परिवेश है उसमें इस समस्या से जूझ रहे हैं। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका बीड़ा उठाया और इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मिशन बनाया। इस मिशन में जो भी मिला, जिसके भी साथ मिला, उसने उसको सफल बनाने की कोशिश की और न केवल सफल बनाने की कोशिश की बल्कि अपना कंट्रीब्यूशन सुनिश्चित किया। और आज स्थिति ये है कि हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे नागरिक, हमारी महिलाएं न केवल इसका लाभ उठा रही है बल्कि इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करते हुए इसको सफल बनाने के लिए अपना योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं। और यह है यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसके द्वारा भी जो स्टैटिस्टिक्स आया है उसमें कोरोना के दौरान, कोरोना से पहले, क्योंकि कोरोना का जो काल है उससे पहले को काल को मैं बिफोर कोरोना BC बोलता हूं और आप उसके बाद का जो काम है, वो जो काल है उसको मैं आफ्टर कोरोना AC बोलता हूं। तो उस दोनों ही काल और उसके बीच के जो काल है उसमें जो का इम्पैक्ट असेसमेंट जो किए गए, कई रिसर्च स्टडीज़ हुई है, कई प्रोजेक्ट किए गए, उसमें पता चला कि स्वच्छ भारत मिशन का डायरेक्ट जो इम्पैक्ट था वो स्वास्थ्य के ऊपर था और उससे काफ़ी हद तक लोगों की जो बीमारियां थी वो कम हुई। जो महामारी के जो छोटी छोटी महामारियां गले मोहल्ले या छोटे छोटे गांव में फैल जाती थी उसमें काफ़ी कमी आई, जिसको अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने उसको सराहा। ये प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा कार्यक्रम है और जिसको आप, हम और आप जैसे न्यूज़ चैनल, NSE 9 जैसे न्यूज़ चैनल उसको सफल बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं।
नहीं, जैसे आप देश और विदेश में दौरे करते रहते हैं, जाते हैं, आते हैं, देखते हैं, विदेश की साफ़ सफाई देखते हैं, भारत की साफ़ सफाई देखते हैं, और चूँकि आप एक ब्रांड एम्बेसडर भी हैं तो आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ भी जाती है और आप जिम्मेदारियों को निर्वहन करवाने के लिए लोगों को लामबंद भी कर देते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब आप भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग तहसीलों में जब जाते हैं, और जब आप न्यूयॉर्क है, आप अफ्रीका है, आप जर्मनी, पोलैंड, स्पेन, यूके, या आप यूएन के आप जब मुख्यालय पे जाते हैं, तो क्या कुछ लगता है कि क्या कुछ डेवलपमेंट है, और नहीं है तो फिर वो आप उस चीज़ को किस तरीके से देख पाते हैं कि यार कुछ यहाँ पे ज़मीनी स्तर पे कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या सिर्फ कागज़ों में ही स्वच्छ भारत अभियान है? देखिए, जो आपने सवाल पूछा बहुत महत्वपूर्ण है, और उस पर मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं केस स्टडी भी बताना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत मिशन का जो नॉवल उद्देश्य था वो पूरा होने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि जो कल्चर और जो हमारे एक सामान्य व्यवहार में चीज़ें घर कर गई उनको ठीक कराने में वक्त लगता है। हमने देखा कहीं कहीं पर तो स्वच्छ भारत मिशन 100% रूप में सफल हुआ, कहीं 50%, कहीं 80%। इसका ये इंडिकेट करता है कि ये स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ सफल ही नहीं हुआ बल्कि एक नई ट्रैक पर चढ़ा है। जहाँ तक बात है कि विदेशी धरती और भारत की धरती पर, देखिए ये बहुत बड़ा देश है, ये बहुत बड़े देश होने के साथ में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, और लोकतंत्र के अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान हैं। और वो जो फ़ायदे हैं वो तो ठीक है, लेकिन नुकसान कभी कभी हमें ऑपरेशनल जो लेवल है, किसी भी पॉलिसी कोई प्लान है, कोई भी जो ना स्ट्रैटेजी है सरकार की हो चाहे समाज सेवियों की हो, उन सब में एक देखने को मिलता है कि अति डेमोक्रेसी भी कई बार खतरनाक मोड़ ले लेती है। यह हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर सीताराम जी, इनका जो मिशन है वो स्वास्थ्य से भी जुड़ा है, पर्यावरण से भी जुड़ा है और गौशाला से जुड़ा है, जिस पर हम बात करना चाहेंगे। लेकिन जैसे हमारे देश में पहले स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य सिर्फ एक था कि स्वच्छता होनी चाहिए, शहरों में गंदगी के लिए एक डिस्पोजल प्लांट होना चाहिए, डिस्पोजल प्लेस होना चाहिए, और टॉयलेट्स जो है ना सार्वजनिक स्थलों पर घरों में भी होने चाहिए, और जो ओपन डिफेकेशन है, जो खुले में शौचालय है, उसको हमें जीरो करना, जो वो हो भी गया। और होने के बाद इसमें एक देखने के लिए मिला है कि अब इसको आगे एक्सटेंड किया, तो अर्बन प्लान अलग बना, शहरों का प्लान अलग बना, रूरल प्लान अलग बना, इसके साथ यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेज है, स्कूल में प्लान अलग बने, ऑफिस में प्लान बने। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल जैसे मोबाइल है एवं स्मॉल डिवाइसेस हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, ये जो इस्तेमाल करते हैं इसमें कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी और लेड, ये 4 टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं। इनको अगर प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से डिस्पोजल नहीं किया जाएगा तो ये बाद में पानी में घुल जाते हैं, इधर उधर फेंक देंगे हम तो वाटर रिसोर्सेज में मिक्स होते हैं, हमारे एयर जो में मिक्स होते हैं, और वही फिर टॉक्सिक मटेरियल कैंसर्स का कारण, जो अनडिटरमाइंड जो डिजीज है उनका कारण बनते हैं। तो उसके लिए अलग अलग कंटेनर की व्यवस्था शहरों में की गई है ना। कंटेनर करने के बाद आपका सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, और इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल को अलग, और उसके लिए डिस्पोजल प्लांट बने। अब इन सब चीज़ों को करते हुए मैं देखता हूँ कि हम और भारत जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो छोटे कंट्रीज हैं, वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, और अमेरिका बड़ा कंट्री है लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है। उसके कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो इनिशिएटिव लेवल पर बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन फिर भी कोई भी मिशन बिना जन सहभागिता और गंभीरता के बिना जो है ना सफल नहीं हो सकता। हमें अभी भी बहुत लंबी जर्नी तय करनी है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, सभी मीडिया और सभी लोगों जन सहभागिता के साथ नागरिक को भी अपनी भूमिका अदा करनी पड़ेगी ताकि उसको सफल हो। और लास्ट में ये बात कहना चाहूँगा कि जो स्वच्छ भारत मिशन है वो कि सिर्फ एक स्वच्छ भारत मिशन नहीं रहा, अब मैं तो उसको मल्टीफोल्ड या मल्टी डायमेंशनल स्वच्छ भारत मिशन, क्योंकि हमारे चरित्र में भी स्वच्छता आनी चाहिए जी, हमारी संस्कृति में भी स्वच्छता आनी चाहिए, हमारे पर्यावरण के साथ, गली मोहल्ले के साथ साथ राजनीति और संस्कार संस्कृति के साथ एकेडमिक्स में, रिसर्च में, हर जगह स्वच्छता, नीटनेस, क्लीनिनेस। अभी मेरा 26 को यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन में मेरा कीनोट स्पीच था, उसमें मैंने क्रिस्टल क्लियर कहा कि स्वच्छ भारत जो मिशन है वो अब साइबर स्पेस में भी शुरू किया जाना चाहिए, ताकि जितने भी साइबर स्पेस में जो अपराध जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल पैटर्न से शिफ्ट हो गए साइबर स्पेस में और वो बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं, उसको एलिवेट
किया जा सके। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन अब कोई छोटा मिशन नहीं रहा, ये दुनिया का भूमंडलीकृत एक ऐसा मिशन हो चुका है कि आने वाले वक्त में भारत को एक नई पहचान दिलाएगा, साइबर स्पेस में भी और ज़मीन पर भी। ये आपने बताई बात, क्योंकि आपने ये नेशनल से लेके इंटरनेशनल तक की सारी बात बताई। अब हम बात करते हैं देश समाज पे। अब एक अंशुदानी फाउंडेशन से जुड़े हैं, जो बेसिक जिसको अभी आप हाल ही में उसके डायरेक्टर ज्वाइन एज ए डायरेक्टर आपने ज्वाइन किया है। तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप इस फाउंडेशन से क्यों जुड़े और इसके माध्यम से आपको क्या लगता है कि समाज किस प्रकार से परिवर्तन ला सकता है? देखिए, अंशदानी फाउंडेशन, पहले बात तो इसके नाम में ही अंशदान है, क्योंकि ये सेवा के लिए संस्थापित एक मिशन है। और मिशन के जो शुरू करने वाले जो कैटलिस्ट उत्प्रेरक लोग हैं, उनमें से एक मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सीताराम जी। जी जी। इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया उसको मैं विदेशी धरती से, विदेशी मीडिया के साथ साथ, जो क्योंकि आजकल मीडिया कोई लोकल तो रहा नहीं, ग्लोबल भी नहीं रहा है, तो ग्लोकल हो गया है। लोकल प्लस ग्लोबल इज इक्वल टू ग्लोकल। तो उसमें मैं इनको देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता था। कई बार इन्होंने मुझे कार्यक्रम में बुलाया, तो इन्होंने फिर कहा कि ये मिशन बहुत अच्छा है। तो इस मिशन में जैसे गौ सेवा है, पर्यावरण सेवा है और स्वास्थ्य है। देखिए, स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, तो स्वास्थ्य का डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो कनेक्शन है वो पर्यावरण से है। और पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए जो गाय का हमारी संस्कृति, सभ्यता और संस्कार में उसका कोई अनपैरेलल एग्जाम्पल्स है, अनपैरेलल योगदान है। और अनपैरेलल योगदान के साथ साथ में जो गाय का महत्व तो भारत में ही नहीं है, अब हमारे देश में तो लोग भैंस का भी दूध पीते हैं। मैंने दुनिया के किसी भी देश में, यूरोपियन देश में, माँ भैंस को कहीं नहीं देखा, मैंने सिर्फ गाय को देखा है। अब गाय वो किस लिए पालते, पूजा नहीं करते लेकिन पालते हैं। लेकिन हमने गाय की जो दशा देखी, गाय के महत्व को भी देखा, उसके प्राचीन साहित्य में भी उसके महत्व को देखा, उस महत्व को, उसके प्रोडक्ट्स को, उसकी सेवा के क्या कहना चाहिए, मिशन को अगर किसी संस्थान ने एक पटरी पर लाके सभी दिशाओं में फैलाने का कार्य किया, जो भागीरथ प्रयास किया, वो अंशदानी फाउंडेशन का था। तो मुझे लगा कि हम दुनिया के हर क्षेत्र में प्रोफेशनल डोमेन्स में काम कर रहे हैं, लेकिन जो गौ सेवा से पर्यावरण की सेवा होगी और पर्यावरण की स्वच्छता और स्वस्थता से जो मनुष्यता और या मनुष्य का जो स्वास्थ्य सुधरेगा, तो इससे बढ़िया कोई सेवा नहीं हो सकती। मैं शिक्षा, मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी योगदान कर सकता हूँ, पर्यावरण के क्षेत्र में भी योगदान कर सकता हूँ, और मैं गौ सेवा भी कर सकता हूँ, जो मेरा धर्म भी है, मेरा कर्म भी है और मेरा मिशन भी है। अब इसलिए सब चीज़ों को बहुत सरल और स्पष्ट शब्दों के लिए अपन सीधे सीताराम जी के पास चलते हैं। सीताराम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका NSA 9 न्यूज़ में। सीताराम जी, बहुत सीधा और सिंपल सा क्वेश्चन है कि गौ माया की स्थापना का उद्देश्य क्या है, और अंशदानी जो फाउंडेशन आपने शुरू किया है वो किस विचार से और किस उद्देश्य के साथ में आपने ये शुरू किया, और इसका उल्लेखनीय कार्य कहाँ कहाँ कैसे कैसा हो रहा है? बहुत सीधा सवाल है और आप आराम से हमारे दर्शकों को समझाते हुए जवाब दीजिए। सर ने अभी बहुत अच्छी बात कही थी कि कोरोना काल को 2 भागों में आपने बांटा, एक कोरोना से पहले का और एक कोरोना से बाद का। वाकई मेरे साथ भी वही स्थिति रही। कोरोना से पहले का जीवन बड़ा व्यावसायिक जीवन, अच्छा चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, पर कोरोना ने जीवन की दशा दिशा दोनों ही बदल दी। और वो सोच महज उस 1.5 माह ने बदल दी, जब हम घरों की छतों पे बैठे और हमने देखा कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हो रहा है, क्या हमारा उसमें योगदान और क्या प्रकृति कर रही है। और एक छोटी सी खबर ने, जिसमें हमने जब ये पढ़ा कि लकड़ियाँ नहीं मिलने की वजह से 2000 से ज़्यादा शवों को नदियों में बहा दिया, और वहीं से वो पीड़ा उपजी और एक पुस्तक लिखने का सौभाग्य मिला। और ईश्वरीय कृपा से उस पुस्तक को पिछले दिनों 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले, अमेजन बेस्ट सेलर के अवार्ड से नवाजी गई। और उस पुस्तक में हमने प्रयास किया कि कैसे गौमाता हमारे जीवन में प्रभावी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, और इस ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को पूरे विश्व को कैसे गौमाता के द्वारा ठीक किया जा सकता है। वो मुझे सौभाग्य मिला था MD पंचगव्य करने का, जिसमें 3.5 साल का भारत सरकार कोर्स करवाती है। वहाँ केवल गोबर गौमूत्र से 250 तरह के प्रोडक्ट बनाने सीखे, और ये सीखने को मिला कि गाय जीव नहीं है, गाय जीवन है। गाय प्राणी नहीं है, हमारी संस्कृति का प्राण है। यदि हमने इसको केवल गौमाता के रूप में माना तो कुछ नहीं हो पाएगा।
उस माँ को हमें आत्मसात भी करना है और उसको उसका वही स्थान देना है जो हमारे शास्त्रों में या हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। इस पर धीरे धीरे कार्य करते करते और ईश्वरीय कृपा से एक ऐसी लकड़ी बनाने का सौभाग्य मिल गया जिसे वर्ल्ड में ही कंपोजिशन में पहली बार बनाया गया, जिसमें पराली, जो अगेन हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देशी गौमाता का गोबर और हवन सामग्री मिला के लकड़ी बनाई और नगर निगम से MOU करके 11 मोक्षधाम गोद लिए और निःशुल्क अंतिम संस्कार हमने करवाने शुरू किए। अब प्रॉब्लम कई बार आती, बिना मॉनिटरी के काम नहीं हो सकता, तो अंशदानी फाउंडेशन की स्थापना की। जैसा कि सर ने अभी बताया, नाम में ही अंशदान है। मैं बहुत बार पढ़ता था CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ हमने एक टर्म डेवलप की ISR, इंडिविजुअल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर चीज कॉर्पोरेट नहीं करेगा, हर चीज सरकार नहीं करेगी, तो हमने वहाँ एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दिया। आप यदि 100 रुपया कमाते हैं, हालांकि हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि दशांश जो आपकी आय का है वो आपका नहीं है, वो उस समाज, उस राष्ट्र और उन लोगों का है जिनके बलबूते आप सफलता के मुकाम तक पहुंचते हैं। तो हमने कहा 10 भी छोड़िए, 1% का अंशदान हम निकलवाते हैं कि 100 रुपया यदि आप कमाते हैं तो 1 रुपया समाज और राष्ट्र के लिए दीजिए, 99 अपने पे खर्च कीजिए। इस भाव के साथ हमने वो निःशुल्क अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू किया, लोगों को जोड़ना शुरू किया और देखते देखते हजारों लोग हमारे साथ जुड़ गए जिन्होंने अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया। और मज़ेदार बात और देखिए, हमने यहाँ भी थोड़ा सा परिवर्तन किया। अभी तक सामान्यतः हमने देखा होगा कि हम कहीं भी अपना डोनेशन देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, एक रिसिप्ट मिल जाती है और जय गौ माता या ठाकुर जी की जय हो जाता है। हमने थोड़ा सा मॉडल बदला, गौ माता के गव्य जो अमृत है जी, पर कई बार सामान्यतः प्रॉब्लम क्या होती है, व्यक्ति लाख रुपए डोनेशन के दे रहा है लेकिन वहां से 90 रुपए लीटर का दूध लेने से घबरा रहा है क्योंकि वो महंगा दिख रहा है। तो हमने कहा कि यदि गौमाता के गव्यों को हम भेंट के रूप में पुनः उन लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दें तो फिर वो चाहे कितने ही महंगे हो, क्योंकि भेंट सबको अच्छी लगती है। तो हमने एक मॉडल बनाया, जिन लोगों ने अंतिम संस्कार में कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया, हमने बदले में वैल्यू एडिशन के रूप में गौमाता के गव्य उनके घरों पर पहुंचाने शुरू करे। तो हमारे बहुत सारे हेतु सिद्ध हुए, गौमाता के गव्य घर घर पहुंच गए, लोग गौमाता से जुड़ गए भाव से, और कुछ कंट्रीब्यूशन गौ सेवा में जाने लगा, और बाकी का ये अंतिम संस्कार का कार्यक्रम निर्बाध रूप से चलता चला गया। धीरे धीरे आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, गौमाया ये ब्रांड नेम दिया क्योंकि एक शब्द में पूरी दुनिया हम कह सकते हैं गौ की माया है, तो इसको ये ब्रांड नेम भी हमने गौमाया इसीलिए दिया। और पहला अभियान पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन गया जो अंतिम संस्कार में कार्बन क्रेडिट के लिए स्विट्जरलैंड जिनेवा के गोल्ड स्टैंडर्ड से अप्रूव्ड हो चुका है। पहला ये अभियान बन गया। जी बताइए। दूसरा, मेरे अभी जब आप बात कर रहे थे तो मेरे जहन में ऐसे ही एक बात उठ गई कि अगर सभी लोग सब कुछ कर लेंगे तो हम इंडिविजुअल क्या करेंगे। जो आपने कंट्रीब्यूशन की बात की कि जब सब लोग करने लग जाएंगे, सभी लोग करेंगे, तो मैं सोसाइटी के लिए क्या करूंगा। तो इंडिविजुअल मेरा कंट्रीब्यूशन तो हो ही नहीं रहा ना। मैं ये सोच रहा हूँ कि ठीक है वो डीपी शर्मा साहब कर लेंगे, डॉक्टर साहब कर लेंगे, पीएम भारद्वाज जी कर लेंगे, ठीक है आपके गुप्ता जी कर लेंगे, सीताराम जी कर लेंगे, या और भी कोई आदमी कर लेगा। तो मेरा इंडिविजुअल तो वहाँ पे कुछ आया नहीं। जो आपने अंशदान की बात कही कि मेरा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हुआ नहीं। तो दूसरा सवाल यहाँ पे ये होता है कि जब हम कंट्रीब्यूशन करेंगे नहीं तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी बन जाए। हम कंपेयर तो कर सकते हैं बढ़िया सोसाइटी से, लेकिन जब हम कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो हम कंपेयर को हमें करना भी नहीं चाहिए। इसी में एक सवाल आता है, मैं बार बार जब भी हम इस तरह की डिबेट करते हैं तो एक बात बहुत तरीके से मन को कचोड़ती है कि हम समझना क्यों नहीं चाहते। ये आप पर भी लागू होता है, ये मेरे पे भी लागू होता है, और ये हर उस व्यक्ति पे लागू होता है जो अभी इस तरह की डिबेट को देख रहा है। क्यों वो अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर पाता, क्यों वो अपनी बिहेवियर चेंजिंग की आदत को नहीं बदल पाता। मैं नहीं करूँगा, सामने वाला करेगा, लेकिन मुझे मेरा देश साफ चाहिए। मैं नहीं करूँगा, सामने वाला करेगा, लेकिन मुझे मेरे देश में ये सुविधा चाहिए। मैं नहीं करूँगा, मैं दूसरा करेगा, लेकिन मुझे ये चीज़ का अधिकार चाहिए। तो ऐसा क्यों है ये मानसिकता का? आपको मैं डॉक्टर साहब आपसे भी इसी सवाल का जवाब लूँगा, क्योंकि आपसे इस सवाल का मुझे ग्लोकल जवाब मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी क्या है कि रीजनल जवाब सीताराम जी से ले लेता हूँ। सीताराम जी क्या कारण है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। कमोबेश जो आपने कहा ना वो स्थिति मेरे साथ भी थी। सोचता तो मैं भी बहुत था, पर मुझे लगता था अपना व्यापार चल रहा है, अपना काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति ऐसी है साहब जीवन में,
आपको अपने आप समझा देती है। 18-20 साल से जो व्यापार कर रहे थे, अपनी भी सोची थी जो बन पड़े वो कर लो, बाकी ठीक है। कोरोना के उस 1.5 महीने ने और उस कालखंड ने ये सोचने पे मजबूर कर दिया, कब आपका स्विच ऑफ हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कोरोना को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, कारण उसने सीख दी है। और बहुत लोगों की, देखिए साहब, जिसको नहीं समझना वो तो कभी नहीं समझेगा, लेकिन जिनको समझना है, प्रकृति समय समय पे आपको मौका देती है, कोरोना जैसी महामारियों के रूप में, जब आपकी सोच और आपके विचार ही परिवर्तित हो जाते हैं। और मैं तो इसलिए सौभाग्यशाली मानता हूँ, मैं उस कालखंड में था जहाँ कोरोना जैसी महामारी आई और सोचने पे मजबूर कर दिया, अपने आप से बाहर निकल के जीने का समय है। वरना वहाँ का ये जीवन वो है जिसमें आपको ये एहसास ही नहीं होगा कब आप सोते रह जाएंगे। 2.5 लाख लोग एवरी डे पूरे वर्ल्ड में रात को सोते हैं और सुबह उठते ही नहीं है। तो उस ईश्वर का, उस गौ माता का, उस प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए कि यदि हम आज सुबह उठ गए तो दिन भर में कम से कम एक प्रयास ऐसा हो जिसमें हम कह सकें कि अपने और अपने परिवार से उठ करके हमने आम जनता के लिए, हमने अपने राष्ट्र के लिए, हमने अपने समाज के लिए कुछ किया। और जब ये निरंतर आप करते रहते हैं तो करते 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 इतना विशाल वटवृक्ष आपके कार्यों का खड़ा हो जाता है कि फिर दुनिया देखती है। जिसमें मुझे कई बार एक डायलॉग याद आता है, किसी सज्जन ने कहा था कि ऐसा कुछ कीजिए आपके जाने के बाद आपके कार्यों से आपको याद किया जाए। तो एक छोटा सा प्रयास वो कर रहे हैं और ईश्वरीय कृपा से वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, क्या राय है आपकी इस एक छोटे से मेरे जो सवाल है जो मन को कचोड़ता है? देखिए, एक ऋग्वेद का श्लोक है, आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः, लेट नोवल थॉट कम फ्रॉम ऑल अराउंड द डायमेंशंस। अब इसको दूसरी दृष्टि से देखते हैं कि लेट एवरीबडी कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस यूनिवर्स। कोरोना काल के लिए जो चंद्रमा पर बस्ती बसाने की बात करते थे, मैं वैज्ञानिक प्रोफेसर हूँ, जो चंद्रमा पर बस्ती बसाने की बात करते थे वो एक निर्जीव वायरस के सामने बिखर गए। उसने जीवन का एक पहलू बताया कि एक दुनिया आफ्टर जीसस क्राइस्ट और बिफोर जीसस क्राइस्ट को आफ्टर कोरोना और बिफोर कोरोना के रूप में एक नया पैराडाइम शिफ्ट स्थापित किया। और इसमें देखिए, 200 साल पहले हम में से कोई भी यहाँ पर नहीं था। जो इस समय जिंदा है उनमें से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं था, और 200 साल बाद इनमें से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी है। रह जाए तो उसको शुभकामनाएं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना लंबा जीते हैं, ये महत्वपूर्ण है कि हम कितना अच्छा जीते हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना कमाते हैं, ये महत्वपूर्ण है कि हम कितना दान करते हैं, दान के रूप में देते हैं। हमारी जिंदगी 2 बिंदुओं के बीच में झूल रही है, डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ सबको पता है, हर साल मनाते हैं जश्न के साथ। लेकिन अगर जयपुर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अगर आप जाइए, कोई व्यक्ति आपको $1 करोड़ पे करने के बाद भी आपको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे पाएगा किस दिन और किस वक्त आएगी। इसलिए जीवन को अगर मीनिंगफुल, फ्रूटफुल, पर्पसफुल और यूजफुल बनाना है तो सेवा को अपनाना है, सेवा को अपनाना ही होगा। और सेवा को अपनाने के लिए जो हम सोचते हैं ना कि भाई मेरे कहने से क्या होगा, या मैं, देखिए, मनुष्य का जन्म लेने के लिए नहीं, देने के लिए हुआ है, प्रकृति को देने के लिए, ठीक है ना। जो प्रकृति के अंदर खराब हो रहा है उसको सुचारू संचालित करके परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए, ठीक है ना। प्रकृति के जितने भी जीव जंतु सिस्टम है ना, एक सिस्टम है, किसी भी सिस्टम का एक इंटीग्रल कंपोनेंट अगर अपने सिस्टम से निकलता है ना तो पूरा सिस्टम धराशायी हो जाता है। और इसलिए सबसे बड़ा जो कर्मयोग की अवधारणा भगवान कृष्ण ने गीता में दी थी वो यही है कि आप अपना कर्म सुनिश्चित कीजिए। और कर्म सुनिश्चित का मतलब है कि आप कुछ न कुछ योगदान दीजिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जो लोग परेशान हैं, जो जीव जंतु परेशान, उनके लिए। तो ये जो मिशन है अंशदानी फाउंडेशन का, वो प्रकृति से स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से परमात्मा तक पहुंचने का एक मार्ग है जिसको गौ माता ने दिखाया है। हमारा प्रोफेशन कुछ भी हो, लेकिन हमें
उस मार्ग पर चलना है। और इस मार्ग पर चलने के लिए वो कहते हैं ना कि धर्म क्या है, धर्म कोई विशेष धर्म नहीं है। धर्म तो क्या है, धारयति इति धर्म, जो धारण करने योग्य, और धारण करने योग्य चीजें हैं उनको हम धारण कर लेंगे तो ये सेवा का जो माध्यम अंशदानी फाउंडेशन या दूसरी फाउंडेशन जो चालू किया है ना, वो सफल हो पाएंगे और मनुष्यता का ये जो संदेश है पूरी दुनिया में फैल पाएगा, जो इस समय चरमराने की स्थिति में पहुंच चुका है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम विश्वास रखते हैं कि इस तरह के जो फाउंडेशंस हैं वो समाज को, सोसाइटी को और देश को विकास भी करे, डेवलप भी करे और अच्छी जगह एक लेके जाए। सीताराम जी, एक चीज़ और भी, अभी आपने बीच में एक स्विट्ज़रलैंड की कोई बात कही थी, ऐसा मेरे ध्यान में आता है कि कुछ आपने अभी 1.5 साल में आपने इतनी मेहनत की है कि उस मेहनत का प्रतिफल आपको भगवान ने भी दिया है या गौ माता ने आशीर्वाद के रूप में दिया है कि ऐसा कुछ मेरे पास में कुछ डाटाज हैं जिसमें आपने 25 या 26 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुके हैं शायद। मैं अभी देख रहा था, मेरे पास में उनकी कटिंग्स और सब चीज़ें मेरे पास में डाटा है। तो बेसिकली ये कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, उसमें भी वो फूला नहीं समाता, और आपने 26 बना लिए फिर भी आप में वो सब कुछ समाये हुए हैं। तो बेसिकली एक बात है कि राइम्स वाली बात में मैंने आपको कह दी। तो बेसिकली प्रेरणा कहाँ से मिली, क्या क्या वो वर्ल्ड रिकॉर्ड से, वो किस किस तरीके को लेकर हमने वो बनाया? अभी 1 साल, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले तो आपके पास में बैठे हुए हैं, है ना, जो पूरे वर्ल्ड को रिकॉर्ड देते हैं वो आपके पास बैठे हुए भी हैं। 1 वर्ष पहले की बात करें तो वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे लिए भी एक सपने जैसा ही लगा करता था, और मैं पढ़ता था तो मैं बड़ा प्रेरित होता था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाए जाते हैं। तो संयोग से, और कहते हैं कि जब आप शिद्दत से कोई कार्य करते हैं, मुझे एक वो डायलॉग बड़ा याद आता है, पूरी शिद्दत से, हाँ जी, पूरी कायनात कायनात आपको उससे मिलाने के लिए बेकरार उठती है। और स्वाभाविक सी बात है, आदमी 2 चीज़ों के लिए जीवन में काम करता है, या नाम के लिए या दाम के लिए। दाम की अगर बात करें तो सेवा में दाम कोई वैल्यू नहीं रखता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ आपको काम करना होता है। पर उस काम से जब आपका नाम होने लगता है, रिकॉग्निशन मिलता है, तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि हाँ, हम जो कुछ कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है और लोग उसको समझ पा रहे हैं। 1 साल पहले की बात थी, नगर निगम से चूंकि हमने MOU किया तो वहाँ हर वर्ष योग दिवस पे वो कार्यक्रम करवाते थे, तो वो ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके थे। तो उन्होंने हमसे वैसे ही चर्चा की कि हम योग पे तो कर चुके हैं और क्या कर सकते हैं। तो हमने जो प्रोडक्ट बनाया गोमय संविदा, उससे 51 पंचकुंडी यज्ञों का हमने संकल्प लिया हुआ था। 46 पंचकुंडी यज्ञ हम जयपुर में अलग अलग कम्युनिटी में करवा चुके हैं। तो हमने उनसे निवेदन किया कि अगर हम योग और यज्ञ का कॉम्बिनेशन बिठा दे, जो आज तक कभी नहीं हुआ जीवन में। तो उन्होंने कहा कैसे करेंगे? मैंने कहा योग आप कितना करवाएंगे? बोले जी 30 घंटे का होगा। 26 घंटे लास्ट ईयर बना चुके, इस बार 30 घंटे होगा। तो उनका यज्ञ रात्रि में नहीं होता है। यज्ञ चूंकि ये 11वां योग दिवस था, तो 11 घंटे का यज्ञ हम करवा सकते हैं। तो सुबह से हमने शुरू किया, शाम तक वो चला, और आश्चर्य और अद्भुत आप देखिए इसका कि ईश्वर कहाँ आपको सपोर्ट करता है, कैसे अपना प्रत्यक्ष वो अपना एहसास करवाता है। दिन भर धूप थी, टेंट लगे हुए थे, बढ़िया यज्ञ हुआ, और जैसे ही पूर्णाहुति की स्थिति आई, इतनी भयंकर बारिश हुई, लोगों ने एक स्वर में कहा हमारा यज्ञ सफल हो गया। और उस दिन 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने एक साथ, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। फिर उसके बाद में तुरंत मौका मिला जब हमने 72 फुट का रावण बनाया, प्रतापनगर विकास समिति। ये सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने डिफरेंट कम्युनिटीज को साथ लेके किया, क्योंकि किसी भी काम को आप अकेले नहीं करके अगर लोगों के साथ मिलके करते हैं तो वो और भी ज़्यादा डेवलप हो जाता है। 72 फीट का रावण बनाया, गोबर का पेंट किया, अंदर भी ग्रीन क्रैकर्स डाले, और गोमय संविदा से रावण दहन किया। अगेन ये विश्व का पहला रावण दहन कहलाया, जो गोमय रावण के रूप में गोमय संविदा से किया, और 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमें उसमें मिले। फिर उसके बाद हमने नवंबर में देशी गौमाता के लिए पहली बार भारत में दौड़ का आयोजन किया जी। आप बिलीव करेंगे सर, 25,000 लोग उस दिन गाय के लिए दौड़ने के लिए आए, जिसमें से 7,000 से ज्यादा लोग पूरे भारत से आए और 18,000 लोग जयपुर से लगभग इकट्ठा हुए। अगेन उसमें 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले। फिर जो मैंने आपसे निवेदन किया, एक पुस्तक हमने लिखी थी देशी गौमाता पे, 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड उस पुस्तक हमने अपने नाम दर्ज किए। और उसके बाद हमने मतलब ये कंटिन्यू चलता रहा। फरवरी एंड में 28 फरवरी 1 मार्च को कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर हमने हेल्थ का महाकुंभ आयोजित करवाया, और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड उसमें एट ए टाइम बने। लगभग 12 महीने में 25 वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बन चुके थे, और 26वां वर्ल्ड रिकॉर्ड हम 29 जुलाई को बनाने जा रहे हैं, जहां हमने एक अनूठा काम किया।
हमारे माननीय 29 को। जी जी तो जी सर, ये 29, जहाँ तक मैं हिंदू कैलेंडर की बात करूँ तो गुरु पूर्णिमा भी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो क्या बहुत सही कहा। अध्यात्म को साथ में लेके चल हाँ रहे जी, हो, हाँ जी, शक्ति हाँ के साथ में, जी हैं? जी जी जी। जी। अभी तक आपने सुना होगा भागवत कथाएं वगैरह, तो अपना देश है, कथाओं का देश है और अच्छा कार्य होता है। ये चौमासे का एक समय होता है जिसमें कथाओं भक्त के और आयोजन, भगवान, आध्यात्मिक और भक्ति, जी जी इनका जी। देश है। तो ऐसी स्थिति में और हमने वहां पे एक अनूठा कार्य किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भोजन में स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, तो स्वास्थ्य के लिए उन्होंने आम जनता से आह्वान किया था कि अपने भोजन में 10% तेल घी कम किया जाए। हमने उसमें एक कदम बढ़ के, और हमने तो सर को भी निवेदन किया कि आप स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इस अभियान से जुड़े हुए हैं, स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है, तो हमारी इस बात को निश्चित आपके माध्यम से और वहाँ मोदी जी तक जरूर पहुँचेगी। हमने एक अनूठा प्रयास ये किया सर, बिना तेल घी का भोजन। एक दिन गुरु पूर्णिमा के अवसर पे लगभग 1500 से 2000 लोगों का भोजन बनने जा रहा है। ये अभियान हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं। 3000 से ज़्यादा लोगों का हमने जीरो ऑयल कुकिंग बनाया, जहाँ 58 तरह के आइटम बनाए और 3000 लोगों से ज़्यादा लोगों ने स्वादिष्ट भोजन प्राप्त किया। उस पर ऑलरेडी 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए थे। लेकिन ये अनूठा ऐसा था कि कथाओं में, वो भी भागवत कथा के दौरान गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बड़े जनसमूह के द्वारा बिना तेल घी का भोजन करना, ये एक बड़ी कम्युनिटी में इसका मैसेज जाएगा। और हम तो आपसे भी निवेदन करेंगे कि इस बात को आपके चैनल के माध्यम से जन जन तक, क्योंकि आपकी जो रीच है वो बहुत बड़े वर्ग तक है, और मेरा ये सौभाग्य रहा कि समय समय पे और आपके इस चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलता है, तो ये मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं। और NSE 9 चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जो ये पुनीत कार्य, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, पर जनता तक पहुंचाने का काम जो आपके माध्यम से हो रहा है, वो भी बहुत बड़ी सेवा का कार्य आप कर रहे हैं सर। नहीं, बिल्कुल, हम समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे जो वर्डिक्ट हैं, हम उसको निभाने की पूरी कोशिश करते हैं जहाँ जहाँ भी हमें। लेकिन एक इसी बीच में क्या है कि PM भारद्वाज जी बहुत देर से चुपचाप बैठे हुए हैं और वो बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं, जो जैसा कि मैं उनके हाव भाव को, उनको चेहरे को देख पा रहा हूँ। तो PM भारद्वाज जी बहुत कुछ बताना भी चाह रहे हैं आपके बाद में। तो अब हम PM भारद्वाज जी से भी सुनते हैं कि वो अपने मन में क्या क्या कुछ लेके। इनका एक चीज़ का जवाब दे दूं। जी जी भाई साहब, बताइए। NSE 9 न्यूज़ चैनल जब शुरू हुआ जी, तो उसका उद्देश्य भी सेवा का था। उसका उद्देश्य किसी बिजनेस मॉडल में नहीं रहा। बिल्कुल सही बात। और आप उसके सबसे बड़े एक स्तंभ हैं। जहाँ तक योग और यज्ञ की बात है, अगर इसमें यौवन को जोड़ दिया जाए तो आप भी शामिल हो जाएंगे और सभी लोग शामिल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि योग और यज्ञ से यौवन पुष्ट होगा, और यौवन को मेंटेन करने के लिए जो जीरो ऑयल का है वो तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऑयल से ही दुनिया पूरी तरह से, पहले स्वास्थ्य के कारण शरीर में परेशान थी, अब ऑयल से दुनिया हार्मोन से लेके हर कोने तक जो है ना परेशान है। तो ऑयल का बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कम करना पड़ेगा, गाड़ी में भी और शरीर में भी, बॉडी में भी। इसलिए इनका जो डॉक्टर सीताराम जी का जो मिशन है, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाने का सवाल है, तो देखो मैं उस दिन इवेंट में जा रहा हूँ उनकी में, इन्होंने बुलाया है, तो उसमें उसके बाद जो मुझे वहाँ पर सीखने को और समझने को मिलेगा, उसकी रिपोर्ट मैं प्रधानमंत्री जी तक पहुँचा दूंगा। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, युग पुरुष प्रधानमंत्री जी हैं, उनको इस बात, हर छोटी छोटी चीज़ की चिंता है, चाहे वो स्वच्छ भारत के रूप में हो, चाहे स्वास्थ्य के रूप में हो। उसमें उन्होंने कितने अच्छे मुद्दे को उठाया है कि ऑयल सिर्फ खर्च नहीं कर रहा, पैसा खर्च नहीं कर रहा, देश की इकोनॉमी को कमज़ोर नहीं कर रहा दोनों ऑयल, बल्कि हमारे शरीर को भी जो है ना नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए इसको, मिशन को वहाँ तक पहुँचाएंगे, और वो प्रधानमंत्री जी, उसको मेरा मानना है कि वो इसको अच्छी सही फ्रंट पर सराहेंगे भी, और जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने किसी कार्यक्रम में शामिल भी करेंगे। धन्यवाद। अब PM भारद्वाज जी के पास चलते हैं। वो काफ़ी देर से चुप बैठे हुए हैं, अब उनकी बात, उनके मन के भाव जानते हैं। तो मतलब कई देर से आप बिल्कुल चुपचाप बैठे सारी दोनों की बातें सुन रहे हैं ना। आपके मन में भी बहुत से भाव ऐसे हैं जो आप बोलना चाह रहे हैं, बताना चाहते हैं। तो बेसिकली किस तरह की चीज़ है? बेसिकली आपने देखा, धर्म पे बात हुई, समाज पे बात हुई, आदत पे बात हुई, विकास पे बात हुई और प्रगति पे भी बात हुई। चूँकि आप कई
4-5 सरकारी उपक्रम के एमडी सीएमडी भी रहे। आपने सरकारी सेवा में एक बहुत अच्छे पद पे रहते हुए सरकार की सेवा की, सोसाइटी की सेवा की, जहाँ बिजली विभाग में आप थे। अब इस लंबे समय के बाद में आपने शिक्षा फिर प्रबंधन की भी बात आप करने लग गए, जिस तरीके से आप मैनेजमेंट की बातें करते हैं। तो ये वही मैनेजमेंट ही है, जीवन भी एक मैनेजमेंट है। और इस मैनेजमेंट को अगर मैनेज तरीके से अगर हमने जिया तो हम जेंटली तरीके से हम उसको जी पाएंगे। ये मेरी एक भाषा है, मैनेजमेंट जेंटली के तरीके से। सवाल ये आता है कि आप अंशदानी फाउंडेशन से आप जुड़े, आपका जुड़ने के पीछे इसका उद्देश्य क्या रहा और आप इसको आगे तक किस रोड मैप पे लेके जाना चाहते हैं? दिव्य गौड़ साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे से पूछा है। जब मैं भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की 4 संस्थाओं का एमडी सीएमडी था, उस टाइम मैंने देश विदेश में काफ़ी सालों काम किया और मैंने समाज में जो समस्याएं थी, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग काम कर रहे थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र में जिसमें पावर थी, स्टील था, पेट्रोकेमिकल, केमिकल, रिफाइनरी, मैन पावर, अच्छी खासी मैन पावर मेरे पास थी। लेकिन हर व्यक्ति का अपना महत्व है। किसी भी संस्था के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता था तो हमें बहुत परेशानी होती थी। मेरे मन में आता था कि क्या हम ऐसे सिस्टम नहीं बना सकते कि कम से कम लोग बीमार पड़ें, वो जो है प्राकृतिक रूप से ही बहुत ज़्यादा रासायनिक का उपयोग नहीं करें, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को टाइमली पूरा करें। तो एक तो हो गया स्वास्थ्य, जिसको लेके मैं काफ़ी उस समय भी सोच रहा था। उसके बाद पर्यावरण, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, जहाँ की मैं जिस संस्था का सीएमडी था, बहुत बड़ा काम कर रही थी। 80% थर्मल पावर इन नेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा। Not only in Rajasthan, not only in UP or in 1 or 2 states, in the whole nation we were working for the power generation and we supplied control instrumentation. तो वहाँ मैंने ये देखा ग्लोबल वार्मिंग, पावर, जैसे हम थर्मल पावर स्टेशन में काम करते थे, पॉल्यूशन बहुत बढ़ता था। ग्लोबल वार्मिंग है, कार्बन क्रेडिट है, इस पर मुझे देश विदेश में बहुत ज़्यादा काम करने का मौका मिला। तो मेरे मन में पर्यावरण भी एक चीज़ थी, स्वास्थ्य भी एक चीज़ थी और स्वच्छता, जिसके बारे में डॉक्टर डीपी शर्मा साहब ने बोला। स्वच्छता भी इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड का एग्जाम्पल दिया जाता था कि ये कंपनी कितनी स्वच्छ है, कितना ज़्यादा बढ़िया ये काम कर रहे हैं, कितना ज़्यादा ये ध्यान रखते हैं स्वच्छता का। इसके लिए भी देश विदेश में ये कंपनी जानी जाती थी। तो तीनों मुद्दों को जब मैं डॉक्टर सीताराम गुप्ता जी से मिला और जब मेरी बातचीत इनसे हुई, मैंने कहा ये तो इन सब मुद्दों पे एक साथ काम कर रहा है। तो मुझे अच्छा एक और बात हुई, अभी डीपी शर्मा साहब ने ही बोला, अभी जो है मैं सुन रहा था, जैसा आपने कहा चुपचाप दोनों की बात है, और सीताराम जी ने भी कहा। तो ये बात कर रहे थे बिफोर कोरोना आफ्टर कोरोना। तो मैंने भी यही देखा कि बिफोर कोरोना जो मैंने वर्क किया है सीएमडी और 2013 तक, उसके बाद कोरोना काल के बाद, कोरोना जब हुआ तो उस टाइम बाहर जाना बिल्कुल मना था और सीनियर सिटीजन्स को तो माननीय प्रधानमंत्री बार बार कह रहे थे कि भाई बाहर नहीं जाएं, मेडिकल सलाह थी नहीं कि हम लोग बाहर निकलें। तो मैंने गुरुकुल जो शिक्षा प्रणाली थी उसको बहुत ही उसका गहन अध्ययन किया और मैंने ये देखा कि जो गो उत्पाद हैं उनकी वजह से भारतवर्ष विश्व गुरु था और भारतवर्ष में स्वास्थ्य भी लोगों का ठीक था। तो गो गव्य का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा था, इकनॉमी हमारी काफ़ी बेहतर थी उस ज़माने में। तो मुझे लगा क्यों ना इन चीज़ों को दोबारा से भारतवर्ष के अंदर लाया जाए। हम सोने की चिड़िया विश्वगुरु थे, हम गो गव्य की वजह से थे, तो अगर हम दोबारा से जो सीताराम जी ने ये बीड़ा उठाया है, अगर हम इस पर काम करते हैं तो इसका निश्चित रूप से समाज को और हमारे देश को, नॉट ओनली आवर नेशन, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि गो गव्य से छोटी मोटी बीमारी नहीं, कैंसर तक का इलाज हो रहा है गो गव्य से। तो मुझे लगा ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और बहुत अच्छा मुझे एक जरिया मिला कि अगर मैं इनका चीफ एडवाइज़र इनके साथ काम करूँगा तो बहुत अच्छा ये मौका है और समाज को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक चीज़ और है, मेरा शुरू से ये मानना है कि अगर युवा नहीं जुड़ेंगे तो उस चीज़ का फ़ायदा, जो भी हमने कोई प्रोजेक्ट या मिशन बनाया उसका फ़ायदा हमें पूरी तरह से नहीं मिलेगा। क्योंकि एज ए नेशनल मोटिवेटर मैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजों में जा रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ हमारी युवा वर्ग का। वो लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं
तो मैंने ये गौ माया अंशदानी फाउंडेशन डॉक्टर सीताराम गुप्ता जी के बारे में जाके जगह जगह जब बातचीत की तो युवाओं को भी बहुत ज़्यादा इसको सुनकर के बड़ा जोश आया। और काफ़ी ऐसे युवा हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटी हैं, काफ़ी कॉलेज और स्कूल हैं जो कि गौ गव्य के लिए अब उनका रुझान डे बाई डे बढ़ने लगा है और इस फील्ड में वो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी आपने मेरी आधी बात का सवाल का जवाब आपने दे दिया, मैं फिर भी अपना पूरा सवाल आपसे पूछूंगा। मेरा डॉक्टर साहब से भी एक सवाल था और आपसे भी यही सवाल है और सीताराम जी से भी मेरा सवाल था। मेरा सवाल था कि मैं ही क्यों करूं, ये धारणा कब बदलेगी और आज का युवा, आज का देश का नागरिक अपने कर्तव्यों को क्यों नहीं समझ पा रहा और क्यों उसका निर्वहन नहीं कर पा रहा? क्यों वो ये सोचता है कि ये काम डॉक्टर साहब कर लेंगे और ये काम भारद्वाज जी कर लेंगे, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मुझे वो सारी सुविधाएं और सारे अधिकार इस देश में चाहिए। देश के युवा की, देश के नागरिक की ये सोच ऐसी क्यों है और इसको बदलने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, किसी भी देश का अगर विकास पूरी तरह से करना है तो प्रबुद्ध वर्ग के जो लोग हैं उनको आगे आकर के काम करना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। श्री राम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने भी ये कहा कि प्रबुद्ध वर्ग अगर सामने नहीं आएगा, किसी वजह से उसके मन में अगर झिझक होगी कि भाई हम नहीं सामने आएंगे, तो फिर वो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज मैं आपसे कहना चाहूँगा, देश विदेश में पूरा जो है झंडा गाड़ रहे हमारे डॉक्टर डीपी शर्मा साहब। जब मेरी इनसे बात हुई, मैंने कहा आप इस प्रोजेक्ट में जुड़िए क्योंकि आपका समाज सेवा में बहुत ज़्यादा रुझान है। तो इन्होंने बिल्कुल चीज़ को समझा। प्रोग्राम में डॉक्टर सीताराम गुप्ता जी ने पूरा इनको बताया कर क्या रहे हैं, एकदम इन्होंने सहमति दी कि ये एक समाज सेवा का कार्य है, मैं बढ़ चढ़ के इसको करूँगा। अगर अच्छे लोग, जो सीनियर लोग हैं, प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जिनका नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे नाम है, अगर वो लोग ही आगे बढ़ कर के युवाओं का आह्वान नहीं करेंगे, उनको नहीं बताएंगे, तो युवा कैसे आगे आएंगे? तो इसलिए मुझे लगता है कि स्वयं आगे बढ़ कर के हमें लोगों को जब हम बताएंगे तो वो भी मोटिवेट होंगे और वो भी आगे बढ़ के हिस्सा लेंगे इस तरह की जो परियोजनाएं हैं या प्रोजेक्ट्स हैं। डॉक्टर साहब, आप इसमें उससे पहले दिव्य जी आप मेरे से सवाल पूछो जी। मैं सर के जो वक्तव्य है और जी। बहुत ही गंभीर जो उनका चिंतन है और जी। उसके बाद उन्होंने अपना अनुभव और अपनी सेवा का जो प्रकल्प है हमारे सामने रखा, जनता के NSC 9 न्यूज़ चैनल के दर्शकों के सामने रखा। उसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आपने जो सवाल पूछा कि मैं ही क्यों करूँ। देखिए, हमारी संस्कृति में कहा गया है कि सत्यम वदा धर्मम चरा। मेरा सवाल भी यही था, अब मुझे पूछने की सत्य जरूरत का नहीं है। वर्ण कीजिए और धर्मवत आचरण कीजिए एंड नेवर डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ लर्निंग एंड पाथ ऑफ सेवा सर्विसेज। अगर इससे विमुख हुए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। डॉक्टर PM भारद्वाज साहब जो है ना, इनकी उम्र 75 साल के आसपास है, 3 सिल्वर जुबली मना चुके हैं ये। इनके पास 25 साल का रोड मैप है अभी भारत को विकसित भारत और दिव्य भारत और भव्य भारत और ताकतवर भारत बनाने के लिए। और इस रोड मैप के बाद में मैंने उनको कहा है कि ठीक है, आपका रोड मैप तो हम आपके साथ में, आपके मिशन से जुड़े हुए हैं और हर मिशन में कहीं ना कहीं मुझे ये जोड़ने की कोशिश। मैं तो 12 महीने में 10 महीने 11 महीने बाहर ही देश में ही दौरे पर रहता हूँ। तो उसमें हमने कहा है कि भाई 75 साल बाद आपका जो नेक्स्ट 25 साल का रोड मैप है रिन्यू कर लेंगे। अब जिस व्यक्ति का मिशन, इस व्यक्ति की सोच, थॉट, पूरी कर्मयोग रिटायरमेंट के 25 साल बाद एक युवा की तरह हो, और यही सोच अगर युवाओं के मनो और मस्तिष्क में संस्थापित हो जाए कि जीवन का प्रबंधन कैसे करना है और उस प्रबंधन से राष्ट्र को विकसित करने के लिए हमें क्या योगदान देना है, तो उससे जो ना बेहतर मिशन कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि वो कहते हैं ना कि धर्म क्या है? धर्म इज नथिंग बट ए कन्वर्जेंस ऑफ ड्यूटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस प्रिविलेज। ड्यूटी पहले है, उसके बाद जिम्मेदारी है, उसके बाद हमारे अधिकार है। हमने उसको उलट कर दिया। पहले हमने मेरे अधिकार है, फिर मेरे को थोड़ा प्रिविलेज दे दो, अब बाद में कोई मेरे से उम्मीद कर सकते हैं, होगा तो कर दूंगा। ये जो संस्कार की रिवर्स मॉडल है ना,
इस रिवर्स मॉडल ने सारा कुछ तिरोहित कर दिया। और लास्ट में एक चीज और बता इसका दूं एक मैं कारण क्या समझते हैं भाई साहब सर आप? इसका कारण ये है कि हमारे जीवन प्रबंधन के जो गुरु हैं, जैसे इनका एक रेगुलर कॉलम आता है, यहाँ पर रात होती है और मेरे यहाँ सुबह होता है, तो ये उसको अपलोड करके सोते हैं, मैं सुबह जाग के पढ़ लेता हूँ। तो फिर मैं गुनगुना मतलब सोचता हूँ कि हाँ ये बात तो बहुत अच्छी है। इसमें क्या है कि जीवन एक परियोजना की तरह है। जैसे जो परियोजना कहते हैं ना, प्रोजेक्ट की डिफिनेशन है कि प्रोजेक्ट इज नथिंग बट ए टेम्पररी एंडेवर which has a certain start point and certain end point and consumes the resources in its own life cycle। मतलब है कि हर जो है ना प्रोजेक्ट में एक स्टार्ट पॉइंट होता है, एक अंतिम पॉइंट होता है, कंप्लीशन पॉइंट, और एक उसके अंदर जो रिसोर्सेज का कंजम्पशन होता है और उसमें वो चलता है लाइफ साइकिल में। जीवन भी तो वही है, डेट ऑफ बर्थ स्टार्ट पॉइंट है, डेट ऑफ दैट एंड पॉइंट है, और बहुत कुछ खाते हैं। एक व्यक्ति 80 साल जीता है, इसका मतलब 29,200 दिन, एक 306 780 कितने आवर्स, और पर घंटे जो है ना पर मिनट 72 टाइम मल्टीप्लाई बाय 24 इंटू 365। आप देखो ये जो सांसें हैं ना वो कम हो रही हैं, काउंटर पे चल रही हैं। हाँ। लेकिन प्रबंधन उनका कुछ नहीं है। वैसे तो हम काउंटडाउन पे चल रहे हैं। हाँ, काउंटडाउन पे चल रहे हैं, लेकिन प्रबंधन कुछ नहीं है। इसलिए जीवन को हमें एक प्रोजेक्ट की तरीके से डिजाइन करने की जरूरत है, उसको फिर जीने की जरूरत है, और वो जीने के लिए हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे संस्कार के साथ साथ हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो मेधावी लोग हैं, डॉक्टर PM भारद्वाज साहब और आप जैसे युवा हैं, और डॉक्टर सीताराम जैसे कर्मयोगी हैं, अगर ये आगे आएंगे और लोगों को संस्कार देंगे तो युवा पीढ़ी जो देश में देखने को कुछ दिन से मुझे मिल रहा है, मैं भी भारत आया ही हूँ, मुझे दर्द भी हुआ, दुख भी हुआ, पीड़ा भी हुआ कि मुझे जाना था कहीं और चला, कहीं और गया, और वहाँ से देखा तो चारों तरफ मुझे मेरे ही दुश्मन नजर आए। ये जब ऐसी चीज युवा वर्ग के दिमाग में जो जहर घोला जा रहा है ना, कि किसी भी देश का हो, मैं ये नहीं कहता कि हम भारत का हो या किसी दूसरे देश का, हर देश के अंदर युवा एक ऐसा जो निर्मल होना चाहिए, उसके दिमाग में कोई टॉक्सिस नहीं है, जो कर्मयोग की संस्थापना और देश के प्रति देशभक्ति के साथ साथ में समाज के प्रति उत्तरदायित्व का जब तक पुट नहीं होगा, जब तक फ्लेवर नहीं होगा, तब तक कोई भी देश विकसित भारत या कोई भी देश ऊंचाई पर नहीं ले जा सके। इसमें योगदान सिर्फ सरकारों का नहीं है, समाजों का नहीं है, हर इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन सुनिश्चित होना चाहिए कि मैंने अधिकार के साथ साथ मुझे देना क्या है। देने वाला पलड़ा भारी हो और लेने वाला पलड़ा कमजोर हो तो कभी भी समाज, संस्कृति और सभ्यता के अंदर कोई भी अपभ्रंश और कोई भी गलत चीज पैदा नहीं हो सकती। मेरे पास अब सवाल ऐसा भी था, इससे जुड़ा हुआ आधा जवाब आपने मुझे दे दिया। आप इंटरनेशनल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल आप ट्रैवल करते हैं, संगठनों से जुड़े हुए हैं, फाउंडेशनों से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब जैसे इंडिया में ऐसा क्या कुछ रिवैल्यूएशन होना चाहिए या क्या कुछ चेंजेस होनी चाहिए, या ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिनको चेंज करने की ज़रूरत है, जिससे हम अपनी हैबिट के साथ में देश को, समाज को, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट अच्छी तरीके से मन से कर पाएँ? कहीं ना कोई लैक पॉइंट तो होगा। देखिए, मैं अभी आपको स्वीडन का एग्जाम्पल दूँ, मैं आपको नॉर्वे का एग्जाम्पल दूँ, मैं आपको ये बहुत छोटी फ्रांस का एग्जाम्पल, छोटे कंट्री है। अगर आप एक चुटकी भर धूल इससे बड़ा हमारा फेंकेंगे ना जैसलमेर है, तो वो 6 कंट्री में गिरता है। हाँ? इतने बड़े एक चुटकी भर धूल अगर आप ऐसे बिखेर दें तो वो 2-4 कंट्री में गिरता है। इतनी तो बाउंड्रीज है उनकी, ठीक है ना। उन कंट्रीज में देखिए, सरकार का जो तंत्र है बहुत छोटा है और समाज का तंत्र बहुत बड़ा है। मतलब ये है कि यहाँ कचरा फैल रहा है, उसको साफ करना जिम्मेदारी मेरी है। स्कूलों को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, समाज की है, और ये हमारे गुरुकुल परंपरा भी थी। अब हम क्या करते हैं, मतलब एक अगर किसी गली में कोई जानवर मर जाए तो सबसे पहले हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सूचना देते हैं। वो फिर क्या करने के बाद 4 दिन बाद उसको जांच करने के लिए आते हैं कि हाँ किस में मरा। फिर वो कहते हैं कि साहब फोटो वीडियो भेजो। वीडियो भेजने के बाद एक कमेटी बनती है, कमेटी जांच करती है, जांच करने के बाद रिपोर्ट सबमिट करती है, रिपोर्ट सबमिट कर मीडिया ब्रीफ होती है, मीडिया ब्रीफ होने के बाद में एक्शन प्लान बनता है, फिर उसके लिए बजट के लिए जाता है। तब वो जो मरा हुआ कुत्ता है वो उठ के चला जाता है कि भाई तुम मेरा अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, मुझे सही ठिकाने ले जाते, चलो मैं खुद ही चल देता हूँ।
ये जो हम सरकार की प्रति देखते हैं ना, मैं कह रहा हूं सरकार को बिल्कुल छोटा होना चाहिए, समाज को बड़ा होना चाहिए, समाज के दिल को बढ़ाना चाहिए, उसके कर्मियों को बड़ा होना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी को बढ़ाना चाहिए। गलियों में मोहल्लों में किसी में, मैं कह रहा हूं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जितना बजट है ना, उस गली मोहल्लों के 5 लोगों की कमेटी को दे दो, आप ही डिसाइड करो, क्योंकि आपके घर, मेरे घर के सामने अगर कचरा फैलेगा तो मैं आपको पकड़ लूंगा, क्योंकि आप मेरे बगल में रहते हैं, आपकी जिम्मेदारी निश्चित हो गई। तो जब तक हमारा भाव देश के लिए, समाज के लिए, और हमारा जो सिस्टम है ना कि हमारी जिम्मेदारी पहले है और ये सारी चीजें बाकी सरकार की जिम्मेदारियां बहुत कम है। हमारे यहाँ हर चीज के लिए सरकार जिम्मेदार है और हर चीज के लिए सरकार को गाली देना लोकतंत्र है। ये न हो के हमको इसको श्रिंक करना चाहिए, समाज के दायित्व को बढ़ाना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में संस्कार, संस्कृति और जो वो है ना हमारे जो कर्मियों की अवधारणा है उसको जीवन में उतारना चाहिए, भाषण में नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके NSC 9 में पहले भी आया हूँ, आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद, साधुवाद मैं आपको देना चाहूँगा। फिर आज मैं आया हूँ आपके बीच में। मैं एक देख रहा हूँ कि प्रेस एंड मीडिया का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी देश की प्रोग्रेस के लिए। NSC 9 बहुत कम समय में जिस तेज़ी से नेशनल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स को आप आगे ला रहे हैं, देखिए मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का उनका भाषण एक सुना था। उन्होंने कहा वो किसी फॉरेन कंट्री में थे, रात भर वहाँ पर बम्बार्डमेंट हुए, काफ़ी बम लोगों ने फोड़े, लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पेपर उन्होंने पूरा छान मारा, कहीं एक छोटी सी भी न्यूज़ नहीं थी, पॉजिटिव न्यूज़ से अखबार भरा हुआ था। जबकि हमारे देश में थोड़ा उल्टा हो रहा है। मैं प्रेस एंड मीडिया के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, रादर जो लोग NSC 9 की तरह अच्छा काम कर रहे हैं उनके समर्थन में बोल रहा हूँ कि अगर अच्छी चीज़ों को हम NSC 9 की तरह से आगे लाएंगे तो लोगों का ध्यान आकर्षित होगा, हमारे युवा भी उस बारे में सोचेंगे। और आपने कहा वो इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहे, जब ज़्यादा स्पेस हम पॉजिटिव चीज़ों की उनके सामने न्यूज़ रखेंगे, ज़्यादा स्पेस उसके लिए यूज़ करेंगे तो हमारे युवा पूरे जो है पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देंगे। इस समय भारतवर्ष का इंटरनेशनल सिनेरियो में अगर हम देखें तो नाम बहुत ऊंचाइयों पर है, हमारा जो है देश, उसका झंडा बहुत ऊंचाइयों पर है, लेकिन हमें नेगेटिव चीज़ों के बजाय पॉजिटिव चीज़ों को ही समाज में फैलाना चाहिए ताकि हमारा देश दोबारा से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बने। बहुत बढ़िया बात कही। अब हम इस समय की एक मर्यादा है, हमें उस बातचीत को थोड़ा विराम देना होगा। एक मिनट में आप दोनों अपने आप को कंक्लूड कीजिए कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि अभी बहुत अच्छा मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं हमारा देश दोबारा से सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनेगा। लेकिन हमें किसी भी हालत में जो देश विरोधी लोग हैं उनको एकदम समाज से बाहर पटकना चाहिए, क्योंकि वो जो है नेगेटिविटी जो समाज में फैला रहे हैं उनको किसी को भी उनको समर्थन नहीं देना चाहिए। और पॉजिटिव काम जो हमारे देश में हो रहे हैं, हमारे देश का नाम विश्व में बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है, तो हम सबको मिलके इस मौके में इस मौके का फ़ायदा उठा करके देश को दोबारा से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाना चाहिए। और ये जो गौ माया अंशदानी फाउंडेशन वाला प्रोजेक्ट, इस तरह के प्रोजेक्ट आगे आके, जो कि पहले भी विश्व गुरु बनाने में गौ गव्य का बहुत बड़ा, गौ माता का बहुत बड़ा योगदान था, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को हमें आगे लाना चाहिए। देखिए, जो जैसा कि डॉक्टर PM भारद्वाज साहब ने कहा और आपने सवाल पूछा, देश नेशन फर्स्ट। अगर नेशन फर्स्ट है तो बाकी हमारे इंटरेस्ट, बाकी हमारे सेल्फ इंटरेस्ट सेकेंडरी है। अगर इस चीज़ को हमने एक मंत्र बना लिया और मंत्र बनाने के साथ साथ में जो संवेदना है, जो हमारे देश की प्रति जिम्मेदारी है, उसको हमने अपने जीवन में उतार लिया, तो हम इस भारत को महान बना पाएंगे। क्योंकि जैसे कि कहा कि कोई भी सिस्टम जब अपने जो नेचुरल प्रोसेस है, जो नेचुरल उसका क्या कहना चाहिए बिहेवियर है, उससे डेविएट होता है, तो वो सिर्फ सिस्टम खत्म नहीं होता, सिस्टम खत्म नहीं होता, वो सिस्टम बहुत सारी चीज़ों को जो है ना ख़त्म कर देता है। हमारे युवाओं को, हमारे मीडिया को, हमारे गवर्निंग सिस्टम्स को, हमारे समाज को, हमारे नेताओं को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे सभी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एक साथ मिलकर काम करना है। और जो लोग इस मिशन को हैम्पर करने की कोशिश करें या उस मिशन के अंदर बाधा
पहुंचेंगे, उनको शांतिपूर्ण तरीके से आइसोलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि शांति के अतिरिक्त कोई भी जो है ना मार्ग विकास का बेहतर नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद अगर अंतिम विकल्प ही है तो उसके लिए हमारे सिस्टम है, हमारी पुलिस है, हमारे गवर्निंग सिस्टम्स है, हमारी मिलिट्री फोर्सेस है, वो अपना काम करेंगी। इस देश को महान बनना है तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने गौ सेवा, राष्ट्र सेवा और पर्यावरण सेवा के साथ जो भी व्यक्ति जुड़े, चाहे वो अंशदानी फाउंडेशन से जुड़े, चाहे वो डॉक्टर PM भारद्वाज साहब या डॉक्टर सीताराम जी के साथ साथ NSE 9 से जुड़े, इनको प्राथमिकता मीडिया दे। मीडिया जो नेगेटिव चीज़ों के बजाय पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता दे। तो मीडिया का, जैसे शुरुआत में आपने सवाल पूछा, आपकी भी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी आप बखूबी निभा भी रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। PM भारद्वाज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सीताराम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की इस बातचीत में आप लोग शामिल हुए। राहें चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, हम रोशनी से राहों को जगमग करा देंगे और अपनी मेहनत करके इस ज़माने को भी दिखा देंगे कि ज़माने के साथ मेहनत जब हम करते हैं और साथ लेके जब चलते हैं तो एक नया विकास और एक समाज में नई ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है और होगा भी। हम इसी मानसिकता के साथ में समाज में काम करते हैं। हमें काम करना चाहिए कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो सोसाइटी और समाज के लिए एक कहीं ना कहीं छोटा सा कंट्रीब्यूशन, जिसे आप अंशदान कहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। जब हर व्यक्ति अपने समाज और देश के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए मन में ठानेगा तो निश्चित रूप से उस देश का विकास और उस समाज की प्रगति और वहाँ पे स्फूर्ति, सौहार्द, प्रेम, जितने भी सकारात्मक गुण हैं वो आएंगे। इसी मानसिकता और इसी भावना के साथ में हम ये मान के चलते हैं कि अंशदानी फाउंडेशन के लोग और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं देश और समाज में अच्छा मैसेज देंगे। फिलहाल के लिए, आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।